शाम 7 बजे के बुलेटिन में देखेंगे, गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई। ट्रेन के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। उपचुनाव को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन में कैसी तैयारी चल रही है, यह भी आपको बताएंगे। अखिलेश के मॉनसून ऑफर पर कैसे सियासी घमासान मचा हुआ है, यह भी बताएंगे। इसके अलावा बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए किस तरीके से प्रशासन की तरफ से मदद पहुंचाई जा रही है और बाढ़ कैसे लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है, यह भी तस्वीर आपके सामने रखेंगे। प्रशासन के कैसे इंतजामात हैं, यह भी बताएंगे। इसके अलावा भी तमाम खबरें होंगी 7 बजे के इस बुलेटिन में। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। आज गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेन हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। हादसे पर सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए दुख व्यक्त किया। वहीं हादसे को लेकर रेलवे ने मुआवजे का ऐलान किया। जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 10-10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। वहीं सभी यात्रियों को मनकापुर रेलवे स्टेशन पहुंचाया जा रहा है। मनकापुर स्टेशन से स्पेशल ट्रेन से सभी यात्रियों को रवाना किया जाएगा। आगे की यात्रा सभी यात्री स्पेशल ट्रेन से करेंगे। रेलवे ने जांच के आदेश भी दिए हैं। वहीं हादसे के बाद 11 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। तो रेलवे की तरफ से जांच का आदेश भी दे दिया गया है। साथ ही साथ मुआवजे का ऐलान किया गया है। जिन लोगों के इस हादसे में जान गई है, उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, उनको 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद, 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। हादसे के बाद की तमाम तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। गोंडा में ट्रेन हादसा हुआ, कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हेल्पलाइन नंबर फौरन जारी किया गया ताकि लोग अपने लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएं। राहत और बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर चलाया गया। कई ट्रेनों का रूट भी डाइवर्ट किया गया। मौके पर तमाम अधिकारी पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि आप फौरन मौके पर जाकर राहत बचाव कार्य को आगे बढ़ाइए। देखिए, राहत कार्य पूरे ढंग से, पूरी मजबूती से चल रहा है। जो लोग चोटिल लोग हैं, उनको अभी से ही अस्पताल CHC मनकापुर और गोंडा पहुंचाया जा चुका है। यहाँ पे सारे अधिकारी मौजूद हैं प्रशासन के। DRM साहब आ रहे हैं। जो यहाँ यात्री गोरखपुर कटिहार की तरफ जा रहे थे, उनके लिए RTO से बात करके बसों का प्रबंध कराया जा चुका है। उनको हम लोग मनकापुर तक स्टेशन तक पहुँचाने का कार्य है। गोरखपुर से एक स्पेशल ट्रेन, रिलीफ ट्रेन गोरखपुर से चल चुकी है। जो मनकापुर आके जो यात्री आगे जा रहे थे, उनको आगे ले जाने का जहां तक जाना था वो कार्य उस स्पेशल ट्रेन से कराया जाएगा। देखिए, जनपद गोंडा का ये थाना मोतीगंज क्षेत्र है। इसमें ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ये चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ ट्रेन है, ये डिरेल हो गई है। इसके करीब 10-12 डब्बे पटरी से अलग हो गए हैं और 2 डिब्बे इसमें पलट गए हैं। इस सूचना पे तत्काल जो हमारी पुलिस की फोर्स है वो मौके पे पहुंची और हमारी जो फायर ब्रिगेड की टीम है और जो प्रशासन के अधिकारी हैं और DM साहब, मैं, कमिश्नर साहब और DI साहब यही मौके पे मौजूद है। तत्काल पुलिस द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया और घायलों को तत्काल ट्रेन से निकाला गया डब्बों से जो उसमें फंसे हुए थे। यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा भी काफ़ी सहायता की गई। प्रशासन की पूरी टीम यहाँ मौजूद है। RTO यहाँ मौजूद है, जिलाधिकारी और मंडलायुक्त महोदय खुद मौजूद हैं। लगातार यहाँ पर पास में बसें मंगाई गई हैं। 3-4 बसें यहाँ पे पब्लिक को भर के रवाना भी हो चुकी हैं और अन्य बसें भी लगातार यहाँ पे मंगाई जा रही हैं ताकि जल्द से जल्द इन्हें जो सुरक्षित स्थान है या स्टेशन है वहाँ तक इनको पहुँचाया जा सके, किसी को कोई समस्या ना आए। जनपद के जितने भी वरिष्ठ अधिकारीगण हैं सभी यहाँ मौजूद हैं। सर, प्रथम दृष्टया क्या कुछ निकल कर आया जिससे ट्रेन? देखिए, रेलवे के अधिकारी यहाँ पर सभी मौजूद हैं, उनकी टेक्निकल टीम भी मौजूद है, वो अपनी जाँच कर रही है। इसके संबंध में वही लोग स्पष्ट कुछ इस पर टिप्पणी कर पाएंगे। और गोंडा रेल हादसे पर बड़ी खबर आई है। लोको पायलट ने हादसे से पहले धमाके की आवाज सुनी थी। लोको पायलट ने धमाके की आवाज सुनने का दावा किया है। गोंडा हादसे पर रेलवे ने बहुत बड़ी जानकारी दी है। रेलवे की तरफ से बताया गया है कि हादसे से पहले लोको पायलट ने धमाके की आवाज सुनी थी और ये बात खुद लोको पायलट ने बताई है, जिसे अब रेलवे की तरफ से साझा किया गया।
और अब खबर कानपुर से, जहां पर गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कानपुर के सरसैया घाट में बने गुरुद्वारा और मंदिर दोनों ही जगहों पर पानी भर चुका है। एहतियात के तौर पर गुरुद्वारे की सीढ़ियां बंद कर दी गई हैं और गेट पर ताला लगा दिया गया है। दरअसल नरूना बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे गंगा का जलस्तर बढ़ने से यहां बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में गुरुद्वारे में कमेटी मॉनिटरिंग कर रही है और जिले के अधिकारियों को रिपोर्ट भी दे रही है। गंगा उफान पर और ऐसे में गंगा का जलस्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो अधिकारी और प्रशासनिक अमले के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। अगर बात की जाए बैराज की, तो बैराज के 16 गेट्स खोल दिए गए, 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। और ऐसे में आप बहाव दे सकते हैं कि गंगा का बहाव इतना तेज है कि गंगा के किनारे ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, ये गुरुद्वारा है और ऐतिहासिक गुरुद्वारा है क्योंकि बेसमेंट पूरा बना हुआ और इस बेसमेंट में अब पानी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो सेवादारों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। खबर नोएडा से, यहां के डीएम ऑफिस के परिसर में पानी भर गया। पानी की वजह से फरियादियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पानी इतना ज्यादा भर गया कि परिसर तालाब में तब्दील हो गया। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में डीएम ऑफिस है और वहां की तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ठीक। सिद्धार्थनगर और लखीमपुर खीरी में नदियां उफान पर हैं। बांधों से छोड़े गए पानी की वजह से नदियां उफान पर हैं। बाढ़ के चलते कई गांवों का संपर्क भी कटा हुआ है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। उधर गोरखपुर में लोगों को धीरे धीरे बाढ़ से राहत मिलने लगी है। जिले से होकर बहने वाली सभी नदियों के जलस्तर में कमी आई है। मौजूदा समय में 50 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही सभी गांव बाढ़ से मुक्त हो जाएंगे। बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया गया है। गोरखपुर में लोगों को बाढ़ से राहत मिलने लगी है और इस वक्त जिले से होकर बहने वाली सभी नदियां उतार की तरफ है और सभी खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। राप्ती जो कल तक खतरे के निशान के करीब बह रही थी, अब वो 20 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। इसका नतीजा ये है कि जिन गाँवों में पानी लग गया था, उन गाँवों में अब धीरे धीरे पानी उतरने लगा है और वहाँ की व्यवस्था धीरे धीरे पटरी पे आने लगी है। आपदा विभाग के लोगों का अनुमान है कि अगले 48 घंटे में अगर यही स्थिति रही तो अधिकतर गांवों से पानी खाली हो जाएगा, जिसके बाद लोग आसानी से आ जा सकेंगे। हालांकि जो नदी के किनारे बसे हुए गांव हैं, नदी में ही एक तरीके से बसे हुए गांव हैं, उनको अभी 1 हफ्ते से अधिक का वक्त लग सकता है राहत मिलने में। इस वक्त मैं गुरुगोरक्षनाथ घाट के सामने खड़ा हूं और आप देखिए कि राप्ती का जो पानी था वो अभी धीरे धीरे घट रहा है। ये पूरा इलाका डूबा हुआ है और यहाँ पे खाली होने में 72 घंटे के वक्त और लगने की उम्मीद है। 72 घंटे बाद ये भी पूरा इलाका यहाँ से खाली हो जाएगा, अगर नेपाल ने पानी नहीं छोड़ा और उत्तर प्रदेश में, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश नहीं होती है। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं पर लेकर चलते हैं। की दुकान तक जाना था, वो पूरा नेटवर्क ध्वस्त करना है। और किसी पान की दुकान पर बच्चों को ड्रग देने वाला एक व्यक्ति या पान की दुकान पकड़ी जाती है तो देश में वो कहां से एंटर हुआ या कहां बना, तब तक के नेटवर्क का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। ये इन्वेस्टिगेशन कोई सामान्य गुनाह का इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इन्वेस्टिगेशन ही नेटवर्क का इन्वेस्टिगेशन है। हम छोटे छोटे लोगों को पकड़कर हमें आंकड़े को रिपोर्टिंग करने की आदत अगर डाल देंगे तो मैं नहीं मानता कि लड़ाई को हम सफलता के साथ लड़ पाएंगे। मैं गुजरात से आता हूं, गुजरात आता जाता रहता हूं। जो मिलने आते हैं, वो कॉलोन करने आते हैं, उनको भी पकड़ता हूं ड्रग के लिए। तो मैंने गुजरात में कुछ केसेस बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट किए। मानो एक फैक्ट्री पकड़ी है तो वहां से कहां तक जाना था ड्रग, वो पूरा नेटवर्क ध्वस्त किया है। और कोई खुदरा सामान पकड़ा है तो वहां से मणिपुर की बॉर्डर तक का इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरा आग्रह है राज्यों के सभी डीजी और चीफ सेक्रेटरी से
कि हर इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटरिंग अथॉरिटी एक केस का इन्वेस्टिगेशन समझकर संतुष्ट न हो और ये इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन बनाए, पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने का इन्वेस्टिगेशन बनाए। सिंथेटिक ड्रग की समस्या अब देश के बाहर की धरती से हमारी धरती पर आ गई है। अवैध लैब्स ढेर सारे पकड़े गए हैं। मैं चाहूंगा कि इन्वेस्टिगेशन और प्रतिरोध करने वाली सभी एजेंसियां एनसीबी से ये जो लैब पकड़े गए हैं इसकी डिटेल लें और अपने अपने राज्य में इस तरह की गतिविधियों को पकड़ने का काम करें। और एनसीबी ने जो अन्य देश और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ हिस्सेदारी कर जो इंफॉर्मेशन प्राप्त किया है उसको भी आप लें। अभी प्रेजेंटेशन में बताया गया कि मैरीटाइम रूट्स पर ड्रग का ट्रैफिकिंग पकड़ा गया है, बड़े बड़े केस पकड़े गए हैं। मुझे एक बहुत सीनियर अधिकारी मिले थे, उन्होंने बहुत सामान्य तरीके से, मैं मतलब ऐसी कल्पना ही नहीं कर सकता, इस तरह से कहा कि साहब ये ड्रग तो मालदीव जाना था, ड्रग तो लंका जाना था। भारत ने जुनून पैदा करना चाहिए कि हम भारत में 1 ग्राम ड्रग आने भी नहीं देंगे और भारत से 1 ग्राम ड्रग दुनिया में जाने भी नहीं देंगे। ड्रग कहीं पर भी जाता है, भारत ने उसको गंभीरता से लेना चाहिए और हमारा अप्रोच बहुत गंभीर होना चाहिए। हम इसको मुंह मोड़कर नहीं देख सकते जब तक पूरी दुनिया नहीं लड़ती है। हम दुनिया का हिस्सा है, हम नहीं बच सकते। जब तक ये लड़ाई सभी एजेंसियां और सभी राज्य मिलकर नहीं लड़ते, हम नहीं जीत सकते। हमने लड़ाई को साझा लड़ना चाहिए, साझे तरीके से लड़ना चाहिए और हमारी दरियाई सीमा में तो कोई सवाल ही नहीं है, 0 टॉलरेंस होना चाहिए। हाईसीस में भी जहां हमारा भूमि लगता है वहां से हाईसीस में भी जाने वाले हर कंसाइनमेंट को पकड़ना चाहिए। एनकोड के क्रियान्वयन में मैंने 2014 दिसंबर से बहुत भार दिया है। आंकड़े बड़े उत्साहजनक है और मेरा शुरू से आग्रह था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंगों पर जब तक काम नहीं करेंगे ये लड़ाई हम सफलता से नहीं लड़ पाएंगे। शीर्ष स्तरीय एनकोड समिति, कार्यकारी स्तरीय एनकोड समिति, राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय सभी के आंकड़े बहुत संतोषजनक है। मेरा आप सभी से अपील है कि ये डिस्कशन का फोरम न बने, ये निर्णय का और रिव्यू का भी फोरम बने। जिला की कमेटी बैठते हैं, ऊपर से दबाव है मुख्य सचिव साहब का, इसलिए कलेक्टर साहब मीटिंग। तो नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में जानकारी दे रहे थे गृह मंत्री अमित शाह कि अभी तक क्या क्या कार्रवाई की गई है और आगे क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया है भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। खबर बरेली से है। 13 जुलाई को दरोगा के बेटे की पीट कर हत्या कर दी गई थी और इस मामले में पुलिस ने एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गैंगस्टर विपिन गुप्ता और बदमाश शालू गुप्ता को गिरफ्तार किया। विपिन गुप्ता पर 17 मुकदमे दर्ज हैं, शालू गुप्ता पर 7 मुकदमे दर्ज हैं। इस मामले में अभी राम गुर्जर सहित कई आरोपी फरार हैं। नितिन गुप्ता तथा शालू गुप्ता जो कि इस शहर से भागने की फिराक में है, इस सूचना पर एसएचओ के नेतृत्व में थाना किला द्वारा बाकरगंज से रघुपुर दयाल की ओर जाने वाली रोड पर घेराबंदी की। जैसे ही अभियुक्त आते दिखाई दे, पुलिस टीम द्वारा उनको दौड़ा के पकड़ने की कोशिश की गई, किंतु उन्होंने बचाव में पुलिस पर फायर झोंक दिया, जिसके क्रम में पुलिस ने भी अपने बचाव में फायरिंग की, जिसमें दोनों अभियुक्त घायल हुए। उनके जीवन रक्षार्थ तत्काल उनको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। उनके कब्जे से एक तमंचा, खोखा कारतूस के साथ साथ कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। खबर लखनऊ से है। फैजुल्लागंज में एक छात्रा को बदमाशों ने अगवा करने की कोशिश की। सीसीटीवी में वारदात कैद हो गई। बताया जा रहा है कि छात्रा स्कूल से घर जा रही थी। मामले में केस दर्ज कर पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। और यूपी उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि उपचुनाव में आरएलडी को बीजेपी 1 सीट दे सकती है। आरएलडी को बीजेपी मीरापुर सीट दे सकती है। वहीं सूत्र बता रहे हैं कि आरएलडी 3 सीट की डिमांड कर रही है, लेकिन फिलहाल बीजेपी आरएलडी को 1 सीट देने के पक्ष में है।
यूपी उपचुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक उपचुनाव में सीटों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बातचीत शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस 4 सीट समाजवादी पार्टी से मांग रही है, लेकिन एसपी 2 सीट देने के लिए तैयार है। कांग्रेस उपचुनाव में फूलपुर, मझुआ, मीरापुर और कुंदर की सीट चाहती है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पीएम मोदी के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौत और हिंसा जैसे शब्दों का इस्तेमाल बयानों में नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने पीएम मोदी के लिए इस प्रकार की मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। चिंताजनक बात यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, और मैं साफ शब्दों में कहूंगा, हिंसा के लिए उकसाने वाली भाषा निरंतर प्रयोग की जा रही है। अभी आपको ध्यान हो, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने चुनाव प्रचार के दौरान पिछले वर्ष कई बार अपमानजनक शैली में मोदी जी के लिए मारना, डंडे मारना इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया। यहां तक उन्होंने बोला कि अगर काफिले पे कुछ फेंका गया तो कुछ और फेंका जा सकता है, यानी फेंका जाना डर के समाप्त होने का प्रतीक है। इसका मतलब कि किसी भी नेता के काफिले के ऊपर कुछ भी होना चाहिए। याद करिए कि यूपी की सियासत पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि बीजेपी सरकार और संगठन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, विपक्ष सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैला रहा है। साथ ही उन्होंने उपचुनाव की सभी सीटों पर जीत का दावा भी किया। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि सरकार और संगठन में बदलाव हो सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, ये विपक्ष का तरह इस जो बयानबाजी है, विपक्ष इसको एक टूल दे रखा है, क्योंकि विपक्ष चाहता है कि जो भ्रम फैलाकर, झूठ बोलकर, फर्जी वीडियो दिखाकर, लोगों को भय दिखाकर आरक्षण के प्रति, संविधान के प्रति, जो मुसलमानों के अंदर, तो ये इस कारण पर जो वोट लिया है उससे लोगों का ध्यान बट जाए, वह पर्दा लग जाए, जिसकी वजह से वो संगठन आपस में मिलकर तालमेल मिलाकर काम करने के लिए बनाओ जो चलता है। इसीलिए हम लोग सफलता उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए देश को, राष्ट्र को फिर से विश्वगुरु बने इस पे हम लोग कामयाब हुए कि तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बन गए, दूसरी बार उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बने। तो ये हमारी कामयाबी का रिजल्ट रहा है, ये अच्छे बेहतर तालमेल का रिजल्ट रहा है। और हार और जीत ये एक पार्ट, मतलब पॉलिटिक्स का हिस्सा है, मतलब ये संभावनाओं का खेल है। कभी कभी हो जाता, अब झूठ बोलकर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने फतेहपुर जिला अस्पताल में छापा मारा। छापेमारी से अस्पताल में हड़कंप मच गया। डिप्टी सीएम गंदगी देखकर भड़क गए और डॉक्टर्स को फटकार लगाए। उन्होंने अस्पताल में ठीक से साफ सफाई करने के निर्देश भी दिए। छापेमारी के दौरान मिली शिकायत पर डिप्टी सीएम ने डीएम को जांच के बाद कार्रवाई करने के लिए कहा। डिप्टी सीएम ने साफ सफाई करने वाले प्राइवेट एजेंसी का 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया। मेडिसिन काउंटर में लंबी लाइन लगी थी, इसको देखकर उन्होंने काउंटर बढ़ाने के भी निर्देश दिए। इससे पहले डिप्टी सीएम रायबरेली भी पहुंचे थे। रायबरेली पहुंचे डिप्टी सीएम ने बछरावा सीएचसी का निरीक्षण किया। बछरावा सीएचसी को लेकर डिप्टी सीएम को कई शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद बिना किसी को बताए वो सीएचसी पहुंचे, अनियमितता की जांच की। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर और स्टाफ की हाजिरी भी चेक की, दवाओं का स्टॉक चेक किया। ब्रजेश पाठक की छापेमारी के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की मीटिंग होगी। 27 और 28 जुलाई को पीएम मोदी की अगुवाई में दिल्ली में ये बैठक बुलाई गई है। इसमें राज्यों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा होगी और साथ ही लोकसभा चुनाव परिणामों पर भी चर्चा संभव है। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया है। अखिलेश यादव ने मॉनसून ऑफर दिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है, 100 लाओ सरकार बनाओ। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने मॉनसून ऑफर दिया है और कहा है कि 100 लाओ सरकार बनाओ। अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पोस्ट पर बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। लाल के
सीन सपने देख सकते हैं, उनको देखने के लिए कोई मना भी नहीं कर रहा, और जनता ने उनको जनादेश दिया ही नहीं है, इसलिए जनता का जनादेश उनको मानना चाहिए। और जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, मुझे यह लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। लोकतंत्र इसकी मान्यता कभी भी नहीं देता है, और उनको जानना चाहिए ये भारतीय जनता पार्टी है, ये आपकी पार्टी नहीं है जो भी टूट के चले जाते हैं, आ जाते हैं। अनेकों अनेक कारण होते हैं, स्वार्थ होता है, निजी स्वार्थ होता है, यहाँ सारा एक ही स्वार्थ होता है, भारत माता की जय। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बड़े मजबूत तरीके से खड़ी हुई है, और आने वाले समय के अंदर उनको ये बता भी देगी, जो आज सपना देखने का काम कर रहे हैं, उनको ये नतीजे आने वाले समय में मिल जाएंगे। सीतापुर में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। संगठन पर केशव प्रसाद मौर्य के बयान का उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सरकार संगठन से बनती है, न कि सरकार से संगठन बनता है। वहीं उन्होंने उपचुनाव में 10 में से 10 सीट जीतने का दावा भी किया। ऐसा है कि भाजपा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया वाली पार्टी है, और यहाँ पर सबको पूरी स्वतंत्रता है, और समाजवादी पार्टी में तो कोई मुख्यमंत्री बनने का सपना भी नहीं देख सकता है। जिस दिन कोई सपना भी देख लेगा, उसी दिन उसको समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। देखिए, जनता के बीच में जो इन्होंने ये संविधान को लेकर जो झूठ फरेब फैलाया था, उसको झूठ को बेनकाब करने का काम करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के किए गए अच्छे कार्यों को जनता तक पहुंचाएंगे। बदायूं पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि संगठन की नीति सिर्फ बीजेपी में चलती है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है। विपक्षी गठबंधन पर उन्होंने कहा कि यह गठबंधन जल्द ही खत्म हो जाएगा। देखिए, ये तो कह सकते हैं कि 5 के 5 सांसद हम अपने परिवार के बना सकते हैं, क्योंकि ये नाम इस पार्टी का समाजवादी है, पार्टी पूरी परिवारवादी है। लेकिन ये 10 ना उपचुनाव जीतेंगे, ना आगे सरकार बनेगी। सरकार बनेगी तो भाजपा की बनेगी। भाजपा जैसे कार्यकर्ता देवकुल निष्ठावान जो 365 दिन काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, और संगठन कहीं किसी पार्टी का है, बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक केवल और केवल भाजपा का है। ये क्षेत्रीय दल केवल अपनी अपनी बात कहते हैं। मुझे लगता है कि ये आपस में इनके कोई विचार मेल नहीं खाते हैं, इनकी नीतियां मेल नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है बदायूं में, कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुरमा जोड़ा। बरेली में मौलाना तौकीर रजा को धर्म परिवर्तन और निकाह कार्यक्रम के लिए खलील हायर सेकेंडरी स्कूल प्रशासन ने परमिशन नहीं दी है। स्कूल के लोगों का कहना है कि किसी विवादित काम के लिए स्कूल परिसर को किसी भी हालत में नहीं देंगे। दरअसल तौकीर रजा ने हिंदुओं के धर्म परिवर्तन का ऐलान किया था। भदोही में सराफा कारोबारी से हुई लूट के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, और साथ ही पुलिस ने इस मामले में 9 किलो 267 ग्राम चांदी भी बरामद की। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के जंगीगंज में 7 जुलाई को सराफा कारोबारी से असलहे के बल पर लूटपाट हुई। पुलिस के मुताबिक लूट का पूरा माल बरामद कर लिया गया। बीते देर रात इसमें मुठभेड़ भी हुई, और 3 लुटेरे जो है उनके पैर में गोली भी लगी, और अन्य 2 लुटेरे गिरफ्तार हुए। यानी कि इसमें जो 5 लुटेरे आए थे, सभी की गिरफ्तारी पुलिस ने की। उनके पास से तब जो चांदी गया था वो 4.2 किलोग्राम का था। फिर निशानदेही पे जिसको इन लुटेरों ने बेचा था, और उसके बाद जो और अन्य सुनार थे जिनको बेचा था, उनको भी जो है अपनी पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। खबर ललितपुर से है। रोजगार दिलाने के नाम पर महिलाओं से ठगी का आरोप है। अलग अलग इलाके की करीब 200 से अधिक महिलाएं ठगी का शिकार हुई हैं। आरोप है कि एक महिला और उसके साथियों ने खुद को कौशल विकास का अधिकारी बताकर महिलाओं के साथ 5-5 हज़ार रुपये वसूले थे। अब परेशान महिलाएं कार्रवाई की मांग कर रही हैं।
खबर हाथरस से है। रामेश्वर दास कन्या महाविद्यालय में आयोजित स्वर्णोदय महोत्सव में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल हुई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हाथरस हादसे का जिक्र किया और साथ ही कहा कि भोले बाबा जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। आनंदीबेन पटेल ने कहा कि भ्रम फैलाने को गुनाह की श्रेणी में रखती हूँ। बातें हमारी प्रजा के सामने न करें कि जिसकी वजह से ऐसे हादसा। हम भगवान तो है नहीं, भगवान ने हमारे सबका सर्जन किया है। और जब कोई ये बोलता है कि मेरी चरण रज ले लो, माथे लगाओ, तो आपका सब दुख दर्द पूरा हो जाएगा। क्या होता है बताइए ना मुझे, होता है नहीं होता? सुदर्शन चक्र दिखाना तो भगवान कृष्ण ही थे भाई, सुदर्शन चक्र दिखाते थे और ऐसे लोगों को दिखाते थे जो समाज में अन्याय करते थे, उसके लिए वो करते थे।